हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? कैसी तैयारी चल रही है? फटाफट से आ जाइए। और आज हम लोग यहाँ पे आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे अपना वेव ऑप्टिक्स। और वेव ऑप्टिक्स में हमारा पार्ट क्या चला था? सुपरपोजिशन ऑफ वेव। और वेव के सुपरपोजिशन में आपने देखा था, मैंने टाइप्स ऑफ सुपरपोजिशन आपको बता दिया है। कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन एंड नॉर्मल सुपरपोजिशन। सबके अलग अलग केसेस मैंने आपको बता दिए हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस आपको बता दिए हैं। कब किस केस में कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाएगा, तो ये आपको ध्यान से याद रखना पड़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया। तो आज एक काम करते हैं, अब कुछ की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लेते हैं जो आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हैं, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन के बेसिस पे ही कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स देख लीजिए। की पॉइंट्स बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, ठीक है? तो की पॉइंट्स बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। फ्रेंड्स, आपको पता है कि फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में, फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कह रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन की केस में आपको इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या मिला था? आपको इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला था ए नेट इज इक्वल टू A1 प्लस A2, और ये A नेट क्या था? मैक्सिमम था। कैसा था फ्रेंड्स? मैक्सिमम था। हम इसको जनरली और क्या बोल सकते हैं? हम इसको जनरली A मैक्स भी बोल सकते हैं। A मैक्स इज इक्वल टू A1 प्लस A2। ये था आपको कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन का केस था। इसी तरह से एक और आपको कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन में इंटेंसिटी का भी फॉर्मूला मिला था। आपका इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? इंटेंसिटी का फॉर्मूला था I मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर I1 प्लस अंडर रूट के अंदर I2 का होल स्क्वायर, या फिर आप इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के टर्म्स में क्या था? I मैक्स इज इक्वल टू A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। ये आपके सामने फॉर्मूला था। तो दो फॉर्मूले आपके सामने थे फॉर द कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन के केस में, और डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन के केस में भी आपके सामने दो फॉर्मूला था। फ्रेंड्स, इसी तरह से डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, तो डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन के केस में आपके सामने दो फॉर्मूले क्या थे? एक था आपके सामने ए नेट, वो भी क्या था? मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट वेव का फॉर्मूला था A1 माइनस A2। एक फॉर्मूला आपके सामने ये था। हम इसको जनरली A मिन बराबर A1 माइनस A2 बोलते हैं। ये फॉर्मूला आपके सामने ये था। फ्रेंड्स, एक और फॉर्मूला आपके सामने इंटेंसिटी का भी था। इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपके सामने क्या था? इंटेंसिटी का फॉर्मूला था I मिन इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर I1 माइनस अंडर रूट के अंदर I2 का होल स्क्वायर, या फिर हम लोग बोलते थे I मिन इज इक्वल टू A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले आपने देखे थे फॉर द कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन और डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन के केसेस में। तो अब हम इन्हीं दो फॉर्मूले का यूज करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखेंगे, और इस इंपॉर्टेंट रिजल्ट को आप फटाफट से नोट करिएगा फ्रेंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं, बने रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो देखिए फटाफट से। पहले हम बेसिक जो हमारे जनरल फॉर्मूले हैं उसको लिख देते हैं। तो A मैक्स बराबर क्या था? A1 प्लस A2, और A मिन बराबर क्या था? A1 माइनस A2, ठीक है? अच्छा, इसी तरह से इंटेंसिटी के टर्म्स में क्या था? I मैक्स इज इक्वल टू, दो फॉर्मूला था, अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, और या फिर I मैक्स इज इक्वल टू A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। और मिनिमम इंटेंसिटी की केस में क्या था? I min इज इक्वल टू अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, या फिर I min इज इक्वल टू A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। तो आपके सामने ये फॉर्मूले थे। अब इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, आप इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 6। अब कुछ रिजल्ट नोट करिए फटाफट से। पहले हम एम्पलीट्यूड के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से करिएगा। देखिए, रिजल्ट ऑन एम्पलीट्यूड, कुछ एम्पलीट्यूड पे हम रिजल्ट लिखने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से करिएगा।
पहले हम एम्पलीट्यूड पे क्या रिजल्ट निकालेंगे, ए मैक्स और ए मिन का रेशियो निकालेंगे फ्रेंड्स, इन दोनों का रेशियो निकालेंगे। तो बताइए अगर आपके सामने पूछा गया ए मैक्स और ए मिन का रेशियो क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, ए मैक्स आपके पास है a1 प्लस a2, ये है आपके सामने a1 प्लस a2, और ए मिन आपके सामने है a1 माइनस a2, तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे, a1 माइनस a2 कर देंगे। ये आपका एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बेसिक फॉर्मूला हो गया। आपसे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम एम्पलीट्यूड का रेशियो पूछ सकता है। अगर आपको दो इंडिविजुअल वेव्स के एम्पलीट्यूड्स पता है तो आई मैक्स आई मिन का रेशियो पूछ सकता है। आपको ये भी कह सकता है कि अगर दो इंडिविजुअल वेव की इंटेंसिटी आपको दी जाए और इंटेंसिटी देकर आपसे आई मैक्स आई मिन का रेशियो पूछ ले तो भी आप निकाल सकते हैं। कैसे, i1 की जगह आप करेंगे अंडर रूट के, a1 की जगह करेंगे अंडर रूट i1 और a2 की जगह करेंगे अंडर रूट i2 डिवाइड बाय a1 की जगह करेंगे अंडर रूट i1 माइनस a2 की जगह करेंगे अंडर रूट i2। फ्रेंड्स आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। आप फ्रेंड्स एक काम और कर सकते हैं, ऊपर से a1 को आप ऊपर से a2 को आप कॉमन ले लीजिए, नीचे से भी आप a2 को कॉमन ले लीजिए। तो देखिए जब आप ऊपर से a2 को कॉमन लेंगे, नीचे से a2 को कॉमन लेंगे तो a2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 माइनस सॉरी आपका क्या बचेगा, जब आप ऊपर से a2 कॉमन लेंगे तो आपका हो जाएगा a1 डिवाइडेड बाय a2 प्लस 1, नीचे से जब आप a2 को कॉमन लेंगे आपका हो जाएगा a1 डिवाइडेड बाय a2 माइनस 1। बोलिए फ्रेंड्स क्लियर है क्या, कर सकते हैं बिल्कुल, और a2 कैंसिल आउट हो जाएगा। a1 अपॉन a2 और a1 अपॉन a2 को बोलते हैं स्मॉल n, क्या बोलते हैं, स्मॉल n, मतलब रेशियो ऑफ इंटेंसिटी, रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल वेव्स। तो यहाँ पे n को क्या बोलते हैं, a1 डिवाइडेड बाय a2, मतलब रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल वेव, दो इंडिविजुअल वेव के एम्पलीट्यूड का रेशियो आपको दिया जा सकता है, n दिया जा सकता है, और आपसे आई मैक्स आई मिन का रेशियो पूछ सकता है। तो आप a1 अपॉन a2 की जगह क्या कर देंगे, n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1। तो ये ढेर सारे फॉर्मूले आपके सामने बन सकते हैं फ्रेंड्स, इसको आप फटाफट से नोट करते चलिए। बोलिए क्लियर है। इसी तरह से हम यहां पे भी कर सकते हैं। अब आप देखिए यहां पे भी हम कर सकते हैं, i1 अगर यहां से हम i2 को कॉमन ले लें, ऊपर से अंडर रूट i2 को कॉमन ले लें, नीचे से अंडर रूट i2 को कॉमन ले लें, तो अंडर रूट i2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए आपका एक और फॉर्मूला क्या बनेगा, आपका एक और फॉर्मूला बन जाएगा, यहां से आपका क्या बनेगा, अंडर रूट के अंदर i1 अपॉन i2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर i1 अपॉन i2 माइनस 1। बोलिए क्लियर है क्या। तो यहाँ पे ये किसका रेशियो हो गया, इंटेंसिटी का रेशियो हो गया, ये किसका रेशियो है, एम्पलीट्यूड का रेशियो है। तो आपको इंडिविजुअल वेव के एम्पलीट्यूड का रेशियो देकर आई मैक्स आई मिन पूछ सकता है, आपको इंडिविजुअल वेव के इंटेंसिटी का रेशियो देकर आई मैक्स आई मिन पूछ सकता है, आपको इंडिविजुअल इंटेंसिटी दी जाएगी और आई मैक्स आई मिन पूछेगा। तो ये ढेर सारे आपके सामने फॉर्मूले हैं, या आप कोई भी फॉर्मूला आप इसमें यूज कर सकते हैं, आई मैक्स आई और आई मिन का रेशियो निकाल के। बोलिए फ्रेंड्स क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी हम कौन सा रिजल्ट आपको बता रहे हैं, रिजल्ट ऑन एम्पलीट्यूड पे रिजल्ट आपको हम बता रहे हैं। क्लियर, बहुत। अब आप देखिए पहला रिजल्ट आपके सामने ये आ गया, इसी तरह से दूसरा रिजल्ट ऑन एम्पलीट्यूड पे दूसरा रिजल्ट आपके सामने। हो सकता हो आपसे आई मैक्स आई मिन का रेशियो ना पूछा जाए, हो सकता है आपसे आई मैक्स प्लस आई मिन पूछा जाए। आपसे क्या पूछा जाए बताइए, आई मैक्स प्लस आई मिन फाइंड आउट करिए, ए मैक्स और ए मिन, ए मैक्स ए मिन का सम आपसे पूछा जाए। तो जब आपसे सम पूछा जाएगा तो आप सम निकाल सकते हो, जैसे ए मैक्स आपके सामने है, ए मिन आपके सामने है, आप इन जब दोनों को ऐड करोगे तो a2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको बचेगा 2a1। क्या बचेगा फ्रेंड्स, 2a1 बचेगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप जरूर से ध्यान रखिएगा। आपको कहा जाएगा कि हमारे पास एक इंडिविजुअल वेव है, और इंडिविजुअल वेव है, उसमें से एक वेव का एम्पलीट्यूड आपको पता है a1, और आपसे कह रहा है कि आई मैक्स और आई मिन का आप सम निकालिए, मतलब सम ऑफ आई मैक्स आई मिन। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक वेव मतलब जो पहली वाली वेव है जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है उसको आप दुगना कर देंगे तो आई मैक्स प्लस आई मिन निकल जाएगा। कैसे निकाला, देखो आई मैक्स आपको दिया गया, आई मिन आपको दिया गया, दोनों को ऐड करोगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, बचेगा सिर्फ a1 प्लस a2, a1 प्लस a1 तो बचेगा 2a1। और इसी को आप इंटेंसिटी के टर्म्स में लिख सकते हो, क्या लिखोगे, 2 अंडर रूट के अंदर i1। बोलो है कि नहीं, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा एक रिजल्ट बहुत ही तगड़ा वाला भी आपसे पूछा जा सकता है, OR करके डाल देना, a1 इज इक्वल टू 2 को नीचे ले आओ, a मैक्स प्लस a मिन
डिवाइडेड बाय 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है फ्रेंड्स, इस रिजल्ट को बहुत अच्छी तरह से नोट करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो एम्पलीट्यूड पे अभी मैं आपको रिजल्ट बता रहा हूं। एम्पलीट्यूड पे कभी कभी आपको इंटेंसिटी के टर्म्स में भी दिया जा सकता है, तो आप इंटेंसिटी के टर्म्स में भी याद रखिएगा, ओ आर और करके। अगर मैं 2 को नीचे ले आऊं तो आपको मिलेगा अंडर रूट के अंदर I1 इज इक्वल टू ए मैक्स प्लस ए मिन डिवाइडेड बाय 2। बोलिए क्लियर है? दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं। जब आप दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा, जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा I1 इज इक्वल टू ए मैक्स प्लस ए मिन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो फ्रेंड्स ये फॉर्मूला फटाफट से नोट करते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके सामने दिया गया है। तो अगर दो वेव कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन कर रही है और इसके ए मैक्स और ए मिन की वैल्यू आपको दी गई है, अगर ए मैक्स ए मिन की वैल्यू आपको दी गई है और आपसे किसी एक वेव की इंटेंसिटी पूछ रहा है, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं किसी एक इंडिविजुअल वेव की इंटेंसिटी। अब इस बार आपको इंडिविजुअल वेव की इंटेंसिटी नहीं पता है, आपको आई मैक्स आई मिन पता है। मतलब एक वेव कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन कर रही है तो उस केस में उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दिया गया है ए मैक्स, और वो वेव डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन कर रही है उसका एम्पलीट्यूड दिया गया ए मिन। और इस बार आपसे इंडिविजुअल वेव का एम्पलीट्यूड पूछ रहा है या इंटेंसिटी पूछ रहा है, तब आप ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला निकाल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करिए फटाफट से फ्रेंड्स। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? तो ये फॉर्मूला आपके सामने एक और आ गया, बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो ये सारे फॉर्मूले आपको किसी न किसी तरह से आपसे क्वेश्चंस, किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए क्लियर है? अब आप देखिए एम्पलीट्यूड पे तीसरा रिलेशन आपके सामने, एम्पलीट्यूड पे तीसरा रिलेशन क्या बन सकता है। अब इसी में अगर आप बहुत ध्यान से अगर देखें, अगर हम आई मैक्स माइनस आई मिन कर दें, अभी तो आपने आई मैक्स प्लस आई मिन किया, अब इस बार आप आई मैक्स माइनस आई मिन करें तो आप खुद सोचिए आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। इस बार आपका I1 कट जाएगा, आपको I2 मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, आई मैक्स माइनस आई मिन करेंगे, तो ए मैक्स माइनस ए मिन करेंगे। तो ए मैक्स माइनस ए मिन, इसमें से इसको माइनस करिए तो देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो A2 2A2 हो जाएगा, तो बचेगा आपके सामने 2A2 बचेगा। अब आप खुद समझ पा रहे हैं A2 को हम इसके इंटेंसिटी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, तो आपको हो जाएगा 2 अंडर रूट के अंदर I2। बोलो फ्रेंड्स क्लियर है? तो जो रिजल्ट यहां मिला था वो रिजल्ट यहां मिलेगा, लेकिन सिर्फ अंतर ये होगा कि प्लस की जगह आप क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, और फॉर्मूला वैसे ही लिखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है? तो देखिए आपको मिल जाएगा A2 बराबर मिल जाएगा ए मैक्स माइनस ए मिन डिवाइडेड बाय 2। ठीक है? ओ आर और करके आपको इंटेंसिटी के टर्म्स में क्या फॉर्मूला मिलेगा वो देखिए, I2 इज इक्वल टू ए मैक्स माइनस ए मिन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, नोट करिए सारे फॉर्मूले नोट करिए। क्लियर? तो ये 3 रिजल्ट आपको मिल गया, एक चौथा रिजल्ट भी बाकी है एम्पलीट्यूड के ऊपर। अभी तो रिजल्ट मैं एम्पलीट्यूड पे लिखवा रहा हूं, अभी मैं रिजल्ट लिखवाऊंगा आपको इंटेंसिटी भी लिखवाऊंगा, परेशान मत होइएगा। तो अभी आपके सामने रिजल्ट आ गया एम्पलीट्यूड के ऊपर, आई मैक्स अपॉन आई मिन का रेशियो, आई मैक्स प्लस आई मिन, आई मैक्स माइनस आई मिन। अब एक चीज बता है, आई मैक्स मल्टीप्लाई बाय आई मिन, क्या बचा है, आई मैक्स मल्टीप्लाई बाय आई मिन बचा है। तो चौथा रिजल्ट मैं आपके सामने नोट करने वाला हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, गलत मत करिएगा। हाँ फ्रेंड्स देखिए, एक फोर्थ रिजल्ट, चौथा रिजल्ट बाकी है, वो भी एम्पलीट्यूड के ऊपर। आई मैक्स और आई मिन को मल्टीप्लाई कर दीजिए। आई मैक्स मतलब ए मैक्स मल्टीप्लाई बाय ए मिन। जब ए मैक्स ए मिन को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, आपको मिलेगा A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। इसको आप क्या कर सकते हो, A1 माइनस A2 एक ब्रैकेट में, A1 प्लस A2 एक ब्रैकेट में कर सकते हो फ्रेंड्स। क्लियर? बहुत बढ़िया। ध्यान रहे कुछ गलत नहीं करना है, बिल्कुल सब कुछ ठीक हो रहा है, बिल्कुल परफेक्ट, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, सब कुछ समझ में आ रहा है। देखिए अब आप देखिए इसको इंटेंसिटी के टर्म्स में हम कैसे लिखेंगे, इसी फॉर्मूले को इंटेंसिटी के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, ए मैक्स डॉट ए मिन इज इक्वल टू A1 का स्क्वायर का मतलब होता है I1, क्या होता है I1 माइनस A2 के स्क्वायर का मतलब होता है I2,
तो क्या आई मैक्स आई मिन बराबर I1 माइनस I2 नहीं होगा? 101% होगा। तो यहाँ से आपको एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिल गया है, इस रिजल्ट को आप नोट करिएगा, ये इससे रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट से नोट करिएगा इसको आप। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। तो और बाकी जितने भी क्वेश्चंस आप इस तरह से भी निकालना चाहें तो यहाँ से भी आप इसको निकाल सकते हैं, लेकिन आप इसको सिर्फ इतना ही रखिए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप अच्छी तरह से नोट करिएगा फ्रेंड्स। क्लियर है? तो देखिए एम्पलीट्यूड के ऊपर चार रिजल्ट हम लोगों ने निकाले, आई मैक्स अपॉन आई मिन, आई मैक्स मैं बार बार कह रहा हूँ, ए मैक्स मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम एम्पलीट्यूड का रेशियो, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिनिमम एम्पलीट्यूड का एडिशन, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिनिमम एम्पलीट्यूड का सब्सट्रैक्शन, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम एम्पलीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने निकाल लिया, और इसका आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी मिला है, वो रिजल्ट आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट की तरफ, और उस रिजल्ट को देखिए हम कैसे बताएंगे। अब बात आती है रिजल्ट ऑन इंटेंसिटी पे। अभी तो हमने एम्पलीट्यूड पे रिजल्ट निकला, अब रिजल्ट ऑन इंटेंसिटी पे लिखेंगे, बने रहिए। चलिए फ्रेंड्स देखिए अब बात करेंगे इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑन इंटेंसिटी पे रिजल्ट। देखिए इंटेंसिटी पे रिजल्ट हम ये निकालने वाले हैं। देखिए आई मैक्स और आई मिन का, पहले इन दोनों का रेशियो निकालेंगे, फिर इन दोनों का रेशियो निकालेंगे, फिर इन दोनों को एडिशन करेंगे, फिर इन दोनों का एडिशन करेंगे, ठीक है। लेकिन आप करस्पॉन्डिंग एडिशन कर सकते हैं। चलिए पहले हम आई मैक्स और आई मिन का रेशियो निकालेंगे, तो आई मैक्स अपॉन आई मिन निकालने वाले हैं हम। तो आई मैक्स डिवाइडेड बाय आई मिन, बताइए आई मैक्स अपॉन आई मिन क्या आएगा? आई मैक्स आपके सामने लिखा है ये, आई मिन आपके सामने लिखा है ये, तो इन दोनों को आप क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। तो आपको मिलेगा अंडर रूट के अंदर I1 प्लस अंडर रूट के अंदर I2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर I1 माइनस अंडर रूट के अंदर I2 का होल स्क्वायर। बोलिए क्लियर है? ये रिजल्ट मिलेगा। और क्या मिल सकता है? A1 प्लस A2 का स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2, क्योंकि ये भी तो आई मैक्स है और ये आई मिन है, इन दोनों का रेशियो हम ये भी कर सकते हैं। तो बताइए और क्या मिल सकता है? ये A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से एक काम कर सकते हैं, यहाँ से आप A2 को बाहर निकाल सकते हैं, A2 को आप क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, और यहाँ से भी आप A2 को बाहर निकालिए। चलिए जब आप A2 को यहाँ से बाहर निकालेंगे तो A2 स्क्वायर बाहर आ जाएगा, A2 स्क्वायर बाहर आ जाएगा, कैंसिल आउट, बचेगा आपके सामने A1 डिवाइडेड बाय A2 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे बचेगा A1 डिवाइडेड बाय A2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। बोल क्लियर है? और A1 अपॉन A2 को क्या बोलते हैं? रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल वेव, जिसको हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। स्मॉल n बराबर A1 डिवाइडेड बाय क्या होता है? A2 होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1 का होल स्क्वायर। रिजल्ट नंबर 1 आ गया। इंटेंसिटी पे पहला रिजल्ट आपके सामने आ गया। इसमें किसी भी तरह से आपसे फॉर्मूला पूछा जा सकता है, और आई मैक्स आई मिन का रेशियो पूछा जा सकता है, इंडिविजुअल वेव की इंटेंसिटी दी जा सकती है, इंडिविजुअल वेव का एम्पलीट्यूड दिया जा सकता है, इंडिविजुअल वेव के इंटेंसिटी का रेशियो दिया जा सकता है, एम्पलीट्यूड का रेशियो दिया जा सकता है, कुछ भी दिया जा सकता है। आप यही फॉर्मूला यूज करेंगे आई मैक्स अपॉन आई मिन निकाल के। अब सेकंड केस हम क्या यूज करेंगे? सेकंड केस यूज करेंगे आई मैक्स प्लस आई मिन, मतलब आई मैक्स और आई मिन को हम ऐड करेंगे, मतलब आई मैक्स और आई मिन को यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, आई मैक्स आई मिन को हम यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ से पहले ऐड करेंगे, फिर उसके करस्पॉन्डिंग ये रिजल्ट हम लिख लेंगे, ठीक है। आई मैक्स प्लस आई मिन, चलिए आई मैक्स प्लस आई मिन, आई मैक्स आपके सामने क्या था? A1 प्लस A2 का स्क्वायर, और आई मिन क्या था? A1 माइनस A2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिख लीजिए आप? A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिखिए? A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप देखिए क्या बचेगा? 2 ब्रैकेट में A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर। नोट करिए फटाफट से, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आई मैक्स प्लस आई मिन इज इक्वल्स टू 2 इन ब्रैकेट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। अब A1 स्क्वायर को आप इंटेंसिटी के टर्म्स में लिख सकते हो, मतलब इंडिविजुअल वेव के एम्पलीट्यूड को इसके इंटेंसिटी के टर्म्स में लिखा जा सकता है। आप इसको क्या कर सकते हो? 2 ब्रैकेट में I1 प्लस I2 भी कर सकते हो। इसको नोट कर लीजिए फटाफट से, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो आपके सामने क्या मिल जाएगा? आपके सामने ये फॉर्मूला मिल गया, आई मैक्स प्लस आई मिन इज इक्वल्स टू
आई मैक्स प्लस आई मिन इज इक्वल टू, ये नीचे आप कर दीजिए डिवाइडेड बाय 2, 2 को नीचे ले आइए, ये हो जाएगा I1 प्लस I2। तो कई तरीके से फॉर्मूले बन सकते हैं, कई तरीके से फॉर्मूले आपके सामने आ सकते हैं। आई मैक्स आई मिन दिया जा सकता है, तो सम ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टू वेव, दो वेव की इंटेंसिटी का सम पूछ सकता है, ठीक है। जैसे आई मैक्स आई मिन दिया गया और आपसे कहा गया द सम ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ टू इंडिविजुअल वेव इज, तो बस कुछ नहीं करना है, आई मैक्स प्लस आई मिन अपॉन 2 कर देना है बस। तो I1 प्लस I2 के बराबर होगा। ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार बना लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये तो हमारा हो गया सेकंड रिजल्ट। अब हम देखेंगे अपना थर्ड रिजल्ट। तीसरा रिजल्ट आपके सामने देखिए क्या होगा। अब हम क्या करेंगे, Imax और Imin को माइनस कर देंगे। अभी आपने क्या क्या किया, Imax प्लस Imin किया, अब आप Imax Imin को माइनस कर देंगे। माइनस करिए, Imax माइनस Imin और Imax Imin को माइनस करिए। Imax आपके सामने क्या है, A1 प्लस A2 का स्क्वायर माइनस A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। Imax माइनस Imin करेंगे तो A1 प्लस A2 का स्क्वायर माइनस A1 माइनस A2 का स्क्वायर। अब इस बार क्या होगा, I1 स्क्वायर और I, देखिए चलिए फ्रेंड्स देखिए, अब इस बार हम क्या करेंगे, Imax माइनस Imin करेंगे, ठीक है। Imax माइनस Imin करेंगे तो Imax आपके सामने माइनस Imin आपके सामने। तो इस बार क्या होने वाला है, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2, माइनस का साइन ये वाला लग गया। अब अंदर क्या होगा, A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2, क्योंकि ये माइनस अंदर जाके साइन चेंज कर देगा ना। तो देखिए ये और ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, बचेगा क्या आपके सामने 4A1 A2। क्या बचेगा, 4A1 A2। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप नोट करिए फटाफट से। तो क्या रिजल्ट आपके सामने मिल गया, Imax माइनस Imin इज इक्वल टू 4A1 A2। नोट डाउन। आपको क्या बोलेगा, Imax Imin दिया जाएगा, आपको Imax Imin दिया जाएगा और आपसे पूछेगा प्रोडक्ट ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ टू इंडिविजुअल वेव या प्रोडक्ट ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ टू सुपरपोजिंग वेव। टू सुपरपोजिंग वेव का प्रोडक्ट क्या होगा, तो प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, 4 को नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, मतलब डिवाइड कर दीजिएगा, सॉरी। तो एक रिजल्ट ये हो गया, एक रिजल्ट ये हो गया और एक रिजल्ट आपके सामने ये हो गया। फटाफट से कॉपी करिए, ढेर सारे आपके सामने फॉर्मूले आ रहे हैं, तो इसी तरह से ढेर सारे फॉर्मूले बन जाते हैं। अब आप यहाँ पे इसको इंटेंसिटी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, मैं यहीं पे लिख के दिखा देता हूँ आपको इंटेंसिटी के टर्म्स में। Imax माइनस Imin डिवाइडेड बाय 4। A1 की जगह करेंगे अंडर रूट के अंदर I1 डॉट, A2 की जगह करेंगे अंडर रूट के अंदर I2। ये बन गया आपका सामने फॉर्मूला। क्लियर, आसान है, कुछ भी टफ नहीं है। तो आप चाहें तो दोनों तरफ स्क्वायर लगा सकते हैं, तो नीचे क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो Imax माइनस Imin का होल स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू I1 इंटू I2। तो ढेर सारे फॉर्मूले आपके सामने बन गए हैं। खूब तेजी से और खूब जल्दी से आप सारे फॉर्मूले नोट करते चलिए फ्रेंड्स। चलिए सारे फॉर्मूले नोट करते चलिए। चलिए अब बताते हैं हम आपको नेक्स्ट रिजल्ट, बने रहिए। चलिए फ्रेंड्स, अब देखिए अगर आपको याद हो तो इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट बताया था। चलिए मैं उस रिजल्ट को आपको थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ। आपको पता है जब टू वेव जब सुपरपोजिशन करती है और इनके बीच में फाई का फेज डिफरेंस होता है। कितना फेज डिफरेंस होता है, फाई का फेज डिफरेंस होता है। तो इसका ए नेट आप कैसे निकालते थे, ए नेट इज इक्वल टू A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 डॉट A2 कॉस ऑफ फाई, ऐसे निकालते थे। आपको याद है जब हमने दो सुपरपोजिंग वेव के एम्पलीट्यूड को इक्वल कर दिया था, इफ एम्पलीट्यूड ऑफ टू सुपरपोजिंग वेव्स आर इक्वल, तो इसकी इंटेंसिटी भी इक्वल हो जाती थी, I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I हो जाती थी। तब देखिए ए नेट का फॉर्मूला आपके सामने क्या आता था, ए नेट का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर कॉस ऑफ फाई आता था। यहाँ से हम क्या करते थे, ए स्क्वायर मतलब 2A स्क्वायर कॉस ऑफ फाई करते थे। फिर यहाँ से 2A स्क्वायर कॉमन लेते थे, 1 प्लस कॉस फाई हमने किया था, आपको याद है। 2A स्क्वायर करने के बाद 1 प्लस, आपको याद है हमने कॉस फाई बराबर क्या किया था, 2 कॉस स्क्वायर 5/2 माइनस 1 किया था। तो 2 कॉस स्क्वायर 5/2 माइनस 1 किया था। 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो बचा था 4A स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5/2। आपको अगर याद हो तो ये फॉर्मूला भी हम लोगों ने
नोट किया था, ये हम यहाँ से ए नेट बराबर क्या कह सकते हैं, 2a cos phi बाय 2। बताइए ये फॉर्मूला कब यूज किया जाता है, ये फॉर्मूला तब यूज किया जाता है जब दो सुपरपोजिंग वेव का एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी सेम हो जाए, तब रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड और रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी इस तरह से निकालते हैं। एम्पलीट्यूड ये हो गया और इंटेंसिटी क्या हो जाती है, आई नेट। आई नेट बराबर इसके हम इसको क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर करेंगे और इसको भी क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर आई करेंगे, ये हमारा हो जाएगा cos ऑफ 5/2। अब इसको जरा आप स्क्वायर करिए तो आपको मिलेगा आई नेट इज इक्वल टू 4i cos स्क्वायर 5/2। तो देखिए आई नेट का फॉर्मूला आपके सामने ये है और ए नेट का फॉर्मूला आपके सामने ये है। ये दोनों फॉर्मूले हम तब यूज करेंगे जब दो सुपरपोजिंग वेव का एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी सेम हो जाएगी। अब ये इसकी एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी कब सेम होगी, जब दो सोर्स हमारा कोहेरेंट सोर्स होगा। अभी कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, हम कोहेरेंट सोर्स की क्यों जरूरत पड़ती है, क्या रिक्वायरमेंट होती है कोहेरेंट सोर्स की, हम सब आगे डिस्कस करेंगे, परेशान मत होइए। तो ये दो कोहेरेंट सोर्सेस के केस बनते हैं, इंपॉर्टेंट ध्यान दें, ठीक है। अब आप देखिए मैं इसी को ही आगे की तरफ कंटिन्यू करूंगा और इन्हीं दो रिजल्ट को मैं लिखूंगा फॉर द कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन के केस में। बने रहिए। मुझे बताइए फॉर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, फॉर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, अगर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन था तो आपको याद है फेज डिफरेंस कितना आता था, 2n पाई। कितना आता था फ्रेंड्स, 2n पाई आता था। तो क्या मैं इस फाई को उठाकर यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल। तो बताइए ए नेट और आई नेट कितना हो जाएगा, उस समय ए नेट को बोलेंगे ए नेट मैक्सिमम और आई नेट को बोलेंगे आई नेट मैक्सिमम। तो आपका सामने क्या हो जाएगा, ए मैक्स। तो ए मैक्स बराबर कितना हो जाएगा, फॉर्मूला 2a कॉस, यहाँ पे है क्या है, कॉस 5/2 और फाई कितना है आपका 2n पाई। सो 2a कॉस 2n पाई डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपको हो जाएगा 2a cos ऑफ n पाई। तो a मैक्स का फॉर्मूला आपके सामने ये हो जाएगा। बताइए क्लियर। अब आप पूछेंगे सर n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। n बराबर 0 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। n बराबर 1 करेंगे तब भी आपको ये पूरा टर्म कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। n बराबर 3 करो, 4 करो, 5 करो, ये पूरा टर्म cos n पाई कितना होगा, हमेशा 1 ही होगा। ये फॉर्मूला आप नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसी तरह का आपसे अगर मैं आपसे कुछ बताइए आई नेट कितना हो जाएगा, तो आप यहां से क्या निकाल सकते हैं, आई मैक्स निकाल सकते हैं। आई मैक्स कितना हो जाएगा, 4i cos, अब यहाँ पे क्या लिखा है, cos स्क्वायर 5/2 और 5 की जगह क्या लिखेंगे, 2n पाई। सो 4i cos स्क्वायर 5 की जगह लिखेंगे 2n पाई डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको बचेगा 4i cos स्क्वायर n पाई। ये आपके सामने क्या हो गया, आई मैक्स का फॉर्मूला हो गया। बोलिए है कि नहीं, ये ए मैक्स आई मैक्स फॉर द कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन के केस में जब दोनों वेव के एम्पलीट्यूड क्या हो, सेम हो, ठीक है। तो जब दो वेव के एम्पलीट्यूड सेम होंगे तो मैक्सिमम आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एम्पलीट्यूड मिल जाएगा और मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल जाएगी। आपको यहाँ पे फिर से मैं बता रहा हूँ n की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन हो सकती है। क्लियर है जी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं बन रही है, एकदम परफेक्ट तरीके से समझ में आ गया, कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया। तो ये फॉर्मूला तो आप याद रखिएगा, ये एक जनरल फॉर्मूला है। यहाँ पे फाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, नॉर्मल सुपरपोजिशन की केस में भी कुछ भी हो सकती है, बट यहाँ पे बहुत कंस्ट्रक्टिव की मैं बात करूंगा अलग और डिस्ट्रक्टिव की मैं अलग बात करूंगा, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले आप अच्छी तरह से याद रखिए। तो जब आप ए मैक्स निकालेंगे तो आपको ए मैक्स कितना मिलेगा, तो जब आप ए मैक्स निकालेंगे तो आपको ए मैक्स कितना मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो cos n पाई है इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। n बराबर 0 1 2 3 पे इस cos n पाई की वैल्यू हमेशा 1 होगी, तो आपको ए मैक्स कितना मिलेगा, 2a मिलेगा। और आपको आई मैक्स कितना मिलेगा फ्रेंड्स, आपको आई मैक्स मिलेगा cos स्क्वायर n पाई। n बराबर 0 1 2 3 4 5 कुछ भी रखोगे तो cos स्क्वायर n पाई की वैल्यू हमेशा 1 होगी, तो आपको आई मैक्स कितना मिलेगा, 4 ऑफ i मिलेगा। इसका मतलब फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में अगर दो वेव के एम्पलीट्यूड सेम होंगे तो उस समय आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगा। तो जब दो वेव सुपरपोजिशन करती है तो कौन सा ऐसा केस है, पूछा जाता है कौन सा ऐसा केस है जहां पे मैक्सिमम इंटेंसिटी और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलता है। तो याद रखिएगा जब दो वेव सुपरपोजिशन करेगी, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन करेंगी, अगर दोनों वेव के एम्पलीट्यूड सेम हुए तो दोनों वेव की इंटेंसिटी सेम हो जाएगी, उस समय हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा। मतलब जो हमें रिजल्टेंट वेव बनेगी उस रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी उस केस में।
अच्छा ये तो बात हो गई फॉर द कंस्ट्रक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन की बात हो गई। अब मैं बात करूं अगर फॉर द डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन की, तो यही लिख लीजिए फॉर डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। फॉर डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन की अगर बात की जाए तो डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन के केस में आपको पता है फेज डिफरेंस कितना होता है, 2n-1 टाइम्स ऑफ पाई होता है। तो बताइए उस समय हमारा a min कितना हो जाएगा, a min फॉर्मूला आपके सामने कितना, 2a cos phi by 2, और phi आपके सामने लिखा है 2a cos phi कितना लिखा है, 2n-1 pi by 2। बोलो क्लियर है। अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, यहाँ की n वैल्यू 1 2 3 4 5 डॉट 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 यहाँ से स्टार्ट होगी, पर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन केस में n की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी। इसकी पूरी वैल्यू कितनी आती है फ्रेंड्स, 2n-1 में n बराबर अगर आप 1 पुट करिएंगे तो आ जाएगा, n बराबर 1 पुट करो तो cos pi by 2 आ जाएगा, और cos pi by 2 कितना होता है, cos pi by 2 0 होता है, cos pi by 2 कितना होता है, 0 होता है। अच्छा n बराबर अगर आप 2 पुट करेंगे तो आ जाएगा cos 3 by 2, cos 3 by 2 भी कितना होता है, 0 होता है। इसी तरह से cos 5 by 2, 7 pi by 2, 9 pi by 2 सब 0 होता है। तो आपको यहाँ पे a min कितना मिल जाएगा, यहाँ पे आपको a min मिल जाएगा 0, कितना मिल जाएगा फ्रेंड, 0 मिल जाएगा। जब आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको जो स्पॉट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, ब्राइट, एकदम चमकीला स्पॉट मिलेगा। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एकदम ब्राइट स्पॉट मिलेगा, एकदम ब्राइट स्पॉट मिलेगा। तो ये कौन सी कंडीशन हो जाएगी, कंडीशन ऑफ मैक्सिमा, कंडीशन ऑफ मैक्सिमा। मैक्सिमा मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी की कंडीशन है यहाँ पे, बोलिए है कि नहीं। और यहाँ पे क्योंकि एम्पलीट्यूड 0 हो गया, और अगर एम्पलीट्यूड 0 हो गया तो इंटेंसिटी भी 0 हो गई। इंटेंसिटी अगर 0 हो गई तो ये कंडीशन किसकी हो गई, मिनिमम इंटेंसिटी की कंडीशन हो गई। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, डार्क स्पॉट मिलेगा, क्योंकि आई मीन 0 हो गया तो ए मीन 0 हो गया, तो आई मीन भी यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 0 हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और आई मीन अगर 0 हो गया तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, डार्क स्पॉट मिलेगा, डार्क स्पॉट मिलेगा। यहाँ पे क्या कंडीशन बन जाएगी, कंडीशन ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी, ये मिनिमम इंटेंसिटी की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। तो दो केस आप अच्छी तरह से ध्यान रखिए, फॉर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन और डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन के केस में अगर दो सुपरपोजिंग वेव की किसी तरह से अगर हम इनके एम्पलीट्यूड को और इंटेंसिटी को बराबर कर दें, किसी तरह से इसकी इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड को बराबर कर दें, तो हमें किसी पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन मिलेगा या फिर डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन मिलेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। इसका मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप सोचिए कि इफ अगर दो वेव के एम्पलीट्यूड को अगर आप बराबर कर दें तो इनकी इंटेंसिटीज आपस में बराबर हो जाती हैं, तब आपको दो चीज मिल सकती है, दो चीज मिल सकती है, या तो आपको कंस्ट्रक्टिव मिलेगा, मतलब या तो आपको कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन मिलेगा या फिर आपको डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन मिलेगा। क्या मिलेगा फ्रेंड्स, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन मिलेगा। लेकिन इसके बीच का कोई सुपरपोजिशन नहीं मिलेगा, इसके बीच का कोई सुपरपोजिशन नहीं मिलेगा। इसका मतलब हो गया कि अगर आपको सुपरपोजिशन में डार्क स्पॉट और ब्राइट स्पॉट को बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से अगर ऑब्जर्व करना है, तो क्यों ना दो लाइट सोर्स से जो लाइट निकल रही है हम उसके एम्पलीट्यूड को बराबर कर दें और हम उसकी इंटेंसिटी को बराबर कर दें। इससे फायदा क्या होगा फ्रेंड्स, इससे फायदा ये होगा कि किसी पॉइंट पर या तो हमको कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन मिलेगा या फिर हमको डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन मिलेगा। मतलब इसके बीच का जो सुपरपोजिशन होता है, नॉर्मल सुपरपोजिशन, हमें वो देखने को नहीं मिलेगा। और यंग ने अपने इंटरफेरेंस के एक्सपेरिमेंट में कॉन्सेप्ट को यूज किया, इसी कॉन्सेप्ट को यूज किया और दो सोर्सेस से इसने एक ऐसी वेव प्रोड्यूस किया या प्रोपोगेट करवाई जिसका एम्पलीट्यूड सेम था, फ्रीक्वेंसी सेम थी और वेवलेंथ सेम था, और जिनके बीच में कांस्टेंट फेज डिफरेंस था। और उससे फायदा ये हुआ कि उसको किसी पॉइंट पर या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिला या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिला, या ब्राइट स्पॉट मिला या डार्क स्पॉट मिला, लेकिन इसके बीच का कोई भी सुपरपोजिशन नहीं मिला। तो एक सिस्टमैटिक ऑर्डर से उसको क्या मिलने लगी, स्पॉट्स मिलने लगे, ब्राइट स्पॉट डार्क स्पॉट, ब्राइट स्पॉट डार्क स्पॉट, ब्राइट स्पॉट डार्क स्पॉट। और ये कब पॉसिबल था, ये पॉसिबल तभी था जब दो सोर्स से निकलने वाली वेव, जब दो सोर्स से निकलने वाली वेव के बीच एम्पलीट्यूड, मतलब दो सोर्स से निकलने वाली वेव का एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी सेम हो जाए तब। तो नॉर्मल देखा गया जो दो लाइट सोर्स होते हैं, एक ही लाइट के जो दो सोर्स होते हैं, जैसे दो अलग अलग सोर्स हो गए, एक रेड कलर का मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स हो गया, एक वायलेट कलर का मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स हो गया। दोनों के एम्पलीट्यूड अलग अलग है, दोनों की इंटेंसिटीज अलग अलग है, दोनों की फ्रीक्वेंसीज अलग अलग है, दोनों की वेवलेंथ अलग अलग है। तो इस केस में आपको कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है,
डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है। अच्छा मान लीजिए हमने वॉयलेट को हटा दिया, हमने एक दो सोर्स लिया, इससे भी रेड कलर की लाइट रेज निकल रही है, इससे भी रेड कलर की लाइट रेज निकल रही है। इनकी फ्रीक्वेंसी तो सेम हो गई, इनकी फ्रीक्वेंसी तो सेम हो गई, इनका एम्पलीट्यूड भी सेम हो गया, इनकी इंटेंसिटी भी सेम हो गई, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स, जब ये दो लाइट रेज किसी पॉइंट पर मिलेंगे ना, तो उस पॉइंट पर या तो कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा या तो नॉर्मल सुपरपोजिशन हो जाएगा। वजह ये होती है कि लाइट का जो इमिशन होता है ना, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। जरूरी नहीं है कि इस पॉइंट से या इस सोर्स से जो लाइट वेव निकल रही है उसी समय इस सोर्स से लाइट वेव निकल रही हो। तो इनके बीच में क्या होने लगता है, टाइम का डिफरेंस आने लगता है। अगर टाइम का डिफरेंस आ गया तो इनके बीच का जो फेज डिफरेंस होगा वो टाइम पे डिपेंड करने लगेगा, और इनके बीच का अगर फेज का डिफरेंस टाइम पे डिपेंड करना स्टार्ट कर देगा तो दो सोर्स से निकलने वाली वेव जिस पॉइंट पे मिल रही है वहां पे मान लीजिए कुछ समय वहां पे कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हुआ, तो कुछ देर के बाद डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, कुछ देर के बाद नॉर्मल हो जाएगा, कुछ देर के बाद कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा, कुछ देर के बाद नॉर्मल हो जाएगा। मतलब एक ही पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, नॉर्मल सभी मिलेगा। हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं अगर दो वेव ऐसे आके मिल रही हैं तो हम चाहते हैं इस पॉइंट पर सिर्फ एक ही तरह का सुपरपोजिशन हो, या तो कंस्ट्रक्टिव हो तो कंस्ट्रक्टिव ही हो जाए, डिस्ट्रक्टिव हो तो डिस्ट्रक्टिव ही हो जाए, बस इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए दो वेव निकल रही इस पॉइंट पे मिल रही है, तो हम चाहते हैं इस पॉइंट पे या तो कंस्ट्रक्टिव हो या तो डिस्ट्रक्टिव हो, इसके अलावा और कुछ ना हो। तो जैसे मान लीजिए एक सोर्स से दो वेव निकली, मान लीजिए इस पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव हो रही है, तो इसके बगल पे दो वेव पहुंच रही, मान लीजिए यहाँ पे क्या हो गई, डिस्ट्रक्टिव हो रही है, फिर कंस्ट्रक्टिव, फिर डिस्ट्रक्टिव, फिर कंस्ट्रक्टिव, फिर डिस्ट्रक्टिव। अगर ऐसा एक सिस्टमैटिक ऑर्डर बन गया तब यहाँ पे आपको क्या मिलता है, इंटरफ्रेंस पैटर्न देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है फ्रेंड्स, इंटरफ्रेंस पैटर्न देखने को मिलता है। तो यंग ने क्या किया, यंग ने बोला कि जो दो अलग अलग मोनोक्रोमेटिक सोर्स होते हैं वो इस तरह का फिनोमिना तो नहीं दे पाएंगे, या एक ही मोनोक्रोमेटिक लाइट के दो सोर्स हुए, एक ही मोनोक्रोमेटिक लाइट के दो सोर्स हुए तो भी ये फिनोमिना नहीं दे पाएंगे, तो भी ये सिस्टमैटिक ऑर्डर से इंटरफेरेंस नहीं दे पाएंगे। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, सोर्स को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। हमें एक ऐसा सोर्स प्रोड्यूस करना पड़ेगा जिसमें से निकलने वाली वेव के बीच का फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो, इसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट हो, और इनके बीच का फेज डिफरेंस टाइम से इंडिपेंडेंट हो जाए। अगर टाइम से इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो इस सोर्स से निकलने वाली वेव जब यहां पहुंचेगी तो यहां पे सिर्फ एक ही तरह का सुपरपोजिशन होगा। इसी तरह से वेव ऐसे पहुंचेगी, इस पॉइंट पहुंचेगी तो एक ही तरह का सुपरपोजिशन होगा, फिर यहां पे एक ही तरह का सुपरपोजिशन होगा। कंस्ट्रक्टिव हुआ तो यहां पे कंस्ट्रक्टिव होगा, इधर डिस्ट्रक्टिव हुआ तो इधर डिस्ट्रक्टिव होगा, इधर कंस्ट्रक्टिव हुआ तो कंस्ट्रक्टिव ही होगा, है कि नहीं। तो हम ऐसे सोर्स को प्रोड्यूस करते हैं, और ऐसे दो सोर्स का नाम होता है कोहेरेंट सोर्स। अब कोहेरेंट सोर्स हम जल्दी ऑब्टेन नहीं कर पाते। दो सोर्स, अलग अलग मोनोक्रोमेटिक लाइट के सोर्स या एक ही मोनोक्रोमेटिक लाइट के दो सोर्स कभी कोहेरेंट सोर्स नहीं हो सकते। तो हम कोहेरेंट सोर्स को प्रोड्यूस करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। कोहेरेंट सोर्स को ऑब्टेन करने के हमारे पास कई रास्ते हैं, कई मेथड हैं, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये तो बात हो गया एक नॉर्मल तरीके का सुपरपोजिशन, और इसी तरह के सुपरपोजिशन को यंग ने अपने मॉडल में, यंग ने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज किया। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का केस बना, और कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन और डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन की उसने एक सिस्टमैटिक पैटर्न ऑब्टेन कर लिया जो लाइट के वेव नेचर को कंफर्म करता था। तो ये जो सारे फिनोमिना है ना फ्रेंड्स, ये लाइट का पार्टिकल नेचर का फिनोमिना नहीं है, ये लाइट के वेव नेचर का सारा फिनोमिना है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। यहाँ पे ढेर सारे रिजल्ट आपने अच्छी तरह से नोट कर लिए, ढेर सारी चीजें आपने नोट कर ली फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फटाफट से नोट कर दिए, चलते हैं आगे की तरफ, बने रहिए। तो फ्रेंड्स अब हम लोग आगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे इंटरफेरेंस पैटर्न, इंटरफेरेंस पैटर्न। और इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व किया था यंग ने अपने एक्सपेरिमेंट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के मॉडल में, और उसने अपना इंटरफेरेंस का पैटर्न किस तरह से ऑब्जर्व किया। उसने बोला कि दो लाइट वेव जब सुपरपोजिशन करती हैं तो किसी पॉइंट पर या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, मतलब कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा, या डिस्ट्रक्टिव होगा, या तो नॉर्मल होगा। तो यंग ने बोला कि ये जो नॉर्मल सुपरपोजिशन है ना, इसको हमें किसी तरह से हटाना है, हम इसको किसी तरह से रिमूव कर दें। तो किसी पॉइंट पर या तो कंस्ट्रक्टिव कर दें, किसी पॉइंट पर या तो डिस्ट्रक्टिव कर दें। एक ही पॉइंट पे या तो कंस्ट्रक्टिव हो या तो डिस्ट्रक्टिव हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो वेव ऐसे मिल रही हैं तो इस पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव भी हो जाए तो डिस्ट्रक्टिव भी हो जाए, तो फिर हमें इंटरफेरेंस पैटर्न सही से ऑब्जर्व नहीं हो पाएगा। तो यंग ने अपना मॉडल दिया जिसको बोलते हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट या यंग डबल स्लिट मॉडल। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे यंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है फ्रेंड्स। और यंग एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे बेसिक कंडीशन क्या है,
कोहेरेंट सोर्स। हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में व्हाट आर द कोहेरेंट सोर्सेस, हाउ कोहेरेंट सोर्स इज ऑब्टेन, कोहेरेंट सोर्स को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, कोहेरेंट सोर्स को प्रोड्यूस करना क्यों जरूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक कि आप अपनी तैयारी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।